लास्ट पोर्शन, वेरी स्मॉल पोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं वो देखेंगे हम। कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, अगर डिटेल में आया 4 मार्क के लिए तो डिटेल एप्लीकेशंस लिखने हैं। और लास्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। ओके, सो विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन फंडामेंटल एप्लीकेशन है। ठीक है, फंडामेंटल फील्ड में एप्लीकेशन क्या है, ये देखो। फंडामेंटल एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड स्टिफनेस एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे अभी मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो आइटम से बन के मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और जिस कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ओके, तो एटम्स में ये देखो पिक्चर है, इसमें क्या है, एटम्स जो है, एटम्स है बॉन्डेड है बॉन्ड से। ठीक है, एटम्स जुड़े हुए हैं बॉन्ड से। तो अगर उसके बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है अगर ये पता करना है, या बॉन्ड एंगल कितना है ये पता करना है, तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। सेकेंड है बॉन्ड स्टिफनेस। बॉन्ड स्टिफनेस मतलब जैसे ये बॉन्ड्स होता है, अगर मान लो कि अगर मैंने किसी मटेरियल को हीट किया तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर जाते हैं, तो बॉन्ड जो उसके बीच का बॉन्ड जो होता है, दो एटम्स के बीच का बॉन्ड, ऐसे एटम्स दूर दूर जाते हैं तो दो एटम्स के बीच का बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रेच होता है। कभी स्ट्रेच होता है, ठीक है, कभी क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बॉन्ड स्टिफनेस। तो ये बॉन्ड स्टिफनेस भी प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल के अंदर की चीजें हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर की चीजें हैं, मतलब बॉन्ड एंगल, मतलब एटम्स के बीच में कितना एंगल है, बॉन्ड से वो जुड़े हुए हैं, ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं। बॉन्ड स्टिफनेस मतलब अगर बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है कि बॉन्ड कॉम्प्रेस हो रहा है, ये भी चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। सेकेंड है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अभी बॉन्ड्स तुमने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पूरा का पूरा खेल है बॉन्ड्स का। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, वैंडरवाल बॉन्ड पढ़े होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स मतलब अगर मान लो कि दो एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो एटम्स अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दो एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये केमिकल नेचर ऑफ बॉन्ड है। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये सब तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बॉन्ड्स का नेचर क्या है, वेदर दे आर सिंगल बॉन्ड, वेदर दे आर डबल बॉन्ड, वेदर दे आर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, वेदर दे आर वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयोनिक, ठीक है, उसके बाद वैंडरवाल बॉन्ड, वीक बॉन्ड। तो इस तरीके का नेचर भी, बॉन्ड्स एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स है उसका नेचर कैसा होता है, अगर ये भी पता करना है, दैट इज अ फंडामेंटल एप्लीकेशन दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन इफेक्ट। ओके, फिर थर्ड एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अभी तुमको पता है मॉलिक्यूल्स मतलब एटम से बन के मिल के बने होते हैं, और एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर का केज किस तरीके से अरेंज है, मॉलिक्यूल जो कंपाउंड में है किस वे में अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कि नहीं, ठीक है, ये सब पता करने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। तो दीज थ्री एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड दीज एप्लीकेशंस आर फंडामेंटल एप्लीकेशंस। ओके, फंडामेंटल एप्लीकेशंस है। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मैंने इसके पहले भी जब मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि रमन इफेक्ट के कहाँ यूजेस है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट बनती है, दवाइयाँ बनती है, वो सब बनती है, तो उसमें जो इंस्पेक्शन होता है दवाइयाँ बनने के बाद टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के बाद टेस्टिंग करती है, रमन स्पेक्ट्रोमीटर से टेस्टिंग करते हैं और पता करते हैं कि वो प्योर है कि नहीं। ठीक है, जितना कंटेंट उसमें डाला है वो कंटेंट सही है कि नहीं, उसके अंदर जो भी केमिकल्स है, केमिकल कॉम्बिनेशंस ठीक है कि नहीं। ठीक है, साथ साथ में अगर कोई कंपाउंड से टैबलेट बनी है, ठीक है, टैबलेट किसी कंपाउंड से बनी है, तो उस टैबलेट के अंदर उस कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी सारी चीजें हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलती है। ठीक है, तुम देखते हो टैबलेट तुम्हें इतनी बड़ी दिखती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअल ड्रग है, जो तुम मतलब खा के तुम ठीक होते हो, जैसे सिर दर्द की टैबलेट खा रही, टैबलेट तो बड़ी दिखती है,
लेकिन अगर तुम उसके पीछे का जो लेबल पढ़ोगे उसमें mg लिखा होता है कि ये इसमें 500 mg है, ठीक है, लेकिन तुम्हें टैबलेट तो बड़ी दिखती है, लिखा है उसमें mg, क्योंकि उसके अंदर जो काम की चीज है बहुत स्मॉल अमाउंट में डाली जाती है। जैसे 500 मिलीग्राम हो गया, 200 मिलीग्राम हो गया, ठीक है। और टैबलेट तो तुम्हें बड़ी दिखती है, ग्राम के इसमें दिखती है, ठीक है, लेकिन उसमें जो काम की चीज होती है वो क्या होता है, जो ड्रग है, जो काम की चीज होती है उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। जो जैसे सिरदर्द की टैबलेट देखोगे वो पूरा व्हाइट पोर्शन है, दैट इज पाउडर, तो उसमें सिर्फ छोटा सा जो होता है वो वही काम का ड्रग होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो वो ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं टैबलेट के अंदर, वो कंपाउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं, ये पता करने के लिए हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। और टैबलेट प्योर है कि नहीं, जो कंपाउंड हमने उसमें डाला था वही कंपाउंड है कि नहीं, अदर इंप्यूरिटीज तो नहीं आ गए, अदर अनवांटेड कंपाउंड्स तो नहीं आ गए उस टैबलेट में, वो भी अगर चेक करना है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है, ठीक है। तो द यूज ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी यूजफुल इन pharmaceutical industry. First is fundamental application, second is pharmaceutical industry. Okay, now we'll see the third application of Raman spectroscopy or Raman effect is in the field of geology. Geology मतलब जैसे सॉइल की स्टडी करते हैं, रॉक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, जियोलॉजी, ओके, जियोग्राफिक स्टडी, ठीक है। तो जो भी है जैसे रॉक्स, जैसे नए नए अगर हमें रॉक्स जमीन खोद के नए रॉक्स मिले, नए पत्थर मिले, अलग अलग टाइप के प्रीशियस स्टोन्स मिले, देखो ये पिक्चर में प्रीशियस स्टोन्स है। अब वो स्टोन्स में मिनरल्स, वो स्टोन्स किस कंपाउंड से रिलेटेड है वो अगर अननोन है, तो अगर पता करना है कि वो किस कंपाउंड में है तो क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स के बॉन्ड्स है, वो जो मिनरल है, वो जो स्टोन है किस आइटम से बना है, किस मॉलिक्यूल से बना है, ये पता चलता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स और मिनरल्स का आइडेंटिफिकेशन जियोलॉजी फील्ड में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। साथ साथ में स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल विद इन अ सेक्शन ऑफ रॉक, मतलब कोई पत्थर अगर हमें मिला, ठीक है, कोई स्टोन अगर हमें मिला, हमको पता ही नहीं कि वो स्टोन तो नया है, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, और वो मिनरल्स उस रॉक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, वो कंपाउंड वो रॉक में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर ये भी पता करना है तो जियोलॉजी फील्ड में भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजी में स्टोन्स कौन से हैं, उसके स्टोन्स किस मिनरल से बने हुए हैं, स्टोन्स किस कंपाउंड से बने हुए हैं, उस कंपाउंड का स्टोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर कोई नया स्टोन मिला, अगर उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस चीज से बना हुआ है, किस मॉलिक्यूलर कंपाउंड से बना हुआ है या किस मिनरल से बना हुआ है, तो ये हम पता कर सकते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी यूजफुल इन जियोलॉजी फील्ड, ओके। देन विल सी द कार्बन मटेरियल्स, ठीक है, कार्बन मटेरियल्स में भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जो कोल है वो भी कार्बन से बना है, ग्राफाइट कार्बन से बना है, डायमंड, ठीक है, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो अगर मान लो कि कार्बन मटेरियल में जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, कार्बन मटेरियल्स में, कार्बन कंपाउंड्स में, जैसे ग्राफाइट ले लो, ग्राफाइट में कार्बन एटम्स की ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अगर वो कार्बन मटेरियल ब्रेक हुआ है, उसके अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल्स और जो जुड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, अगर उसमें कुछ एक आधी कार्बन एटम मिसिंग है, ठीक है, एक आधी कार्बन बॉन्ड टूटा हुआ है, क्रैक हुआ है, अगर उसमें डिफेक्ट है उस कार्बन मटेरियल में, ठीक है, डिफेक्ट होना मतलब कैसे, अगर कोई मटेरियल बना हुआ है, अगर उसमें कुछ क्रैक है, तो अगर हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, हम थोड़ी एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं कि उसके अंदर कार्बन एटम कैसे जुड़े हुए हैं, आंखों से तो दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर मान लो कि वो कार्बन मटेरियल अंदर से डिफेक्ट है, ठीक है, डिफेक्टिव पीस है वो कार्बन मटेरियल, ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट ब्रेक हुई है क्या, या कार्बन बॉन्ड्स में कुछ डिफेक्ट आया है क्या, ये कैसे पता करेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर इन द कार्बन मटेरियल वी कैन इजीली प्रिडिक्ट बाय रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। सेकेंड इज द टेस्टिंग ऑफ डायमंड क्वालिटी, एंड अभी डायमंड जैसे हीरा वगैरह मिल गया तुमको, ठीक है, कोल माइन से अगर तुमको कोई नया डायमंड मिल गया, ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी चेक करना है
कि वो डायमंड प्योर है कि नहीं, प्योरेस्ट कार्बन है कि नहीं, क्योंकि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन डायमंड में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड इस स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है। तो वो डायमंड की क्वालिटी चेक करना है कि वो प्योर है कि नहीं, और साथ साथ में ये भी चेक करना है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, वो किस प्लेस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो किस प्लेस से बिलोंग करता है और उसकी प्यूरिटी अगर जानना है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करेंगे डायमंड क्वालिटी जानने के लिए। ठीक है, तीसरी मोर इंपॉर्टेंट क्वालिटी है मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ लेयर्स इन 2D मटेरियल्स लाइक ग्राफीन। अब ये देखो, कार्बन मटेरियल का ही एग्जांपल डायमंड है, कार्बन मटेरियल का ही एग्जांपल ग्राफाइट है, क्योंकि ग्राफाइट भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से बना है। साथ साथ में अभी मैं तीसरा नाम ले रहा हूं ग्राफीन। ग्राफीन भी कार्बन से बना है। ये देखो पिक्चर देखो ग्राफीन का, ये जो लेयर दिख रही है, ये जो भी हेक्सागोनल है, हर हेक्सागोनल के कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम। तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर के फॉर्म में। ऐसी लेयर ले लो, उसमें हेक्सागोनल के ऐसे सरफेस पे लेयर पे अरेंजमेंट है, और हर कॉर्नर पे कार्बन एटम है। तो ग्राफीन इस तरीके से दिखता है, ग्राफीन का स्ट्रक्चर। अभी ग्राफीन जैसे हमने पढ़ा है कि कॉपर कंडक्टर होता है, जो कॉपर है, सारे वायर कॉपर के बनते हैं। ठीक है, कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है, इसलिए सब वायर हम कॉपर के बनाते हैं। ठीक है, लेकिन 2010 में क्या हुआ, फिजिक्स में ये ग्राफीन नाम का मटेरियल डिस्कवर्ड हुआ। ये 2 डायमेंशनल मटेरियल है, लेयर के फॉर्म में। लेयर क्या होती है, कोई भी लेयर 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, क्योंकि लेयर ऐसी ऐसी अपने प्लेन के फॉर्म में दिखती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये लेयर है करके। ठीक है, लेयर 2 डायमेंशनल होती है, और अगर मैं किसी लकड़ी का डब्बा ले लूंगा तो वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल। लेयर होती है 2 डायमेंशनल। तो ग्राफीन क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर से मिलके बनता है ग्राफीन। ठीक है, कौन सी लेयर होती है, कार्बन कार्बन की लेयर। इस तरीके से लेयर दिखती है। देखो पिक्चर में एक ऐसा लेयर है जिसमें हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंजमेंट है कार्बन मटेरियल का। तो ग्राफीन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये ग्राफीन की डिस्कवरी 2010 में हुई थी। इसके पहले कार्बन के हमको सिर्फ फॉर्म पर क्या कौन कौन से फॉर्म पता थे, ग्राफाइट और डायमंड पता था। ग्राफीन की डिस्कवरी 2010 में हुई, और जिन लोगों ने उसको डिस्कवर किया उसने जब कंपेयर किया कि कॉपर की कंडक्टिविटी इतनी है और ग्राफीन की कंडक्टिविटी 13 टाइम्स ग्रेटर देन कॉपर, तो ये कॉपर का मटेरियल, हम कॉपर को इधर उधर वायर बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन 2010 में ग्राफीन की डिस्कवरी के बाद ग्राफीन की जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो पता चला कि ग्राफीन में 13 टाइम्स ज्यादा कंडक्टिविटी है कॉपर से। साथ साथ में ग्राफीन लेयर्ड फॉर्म में होता है, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है ग्राफीन। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी भी कॉपर से ज्यादा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा, हीट कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है ग्राफीन की 2010 में। और ऐसा यूजफुल मटेरियल 2010 के पहले डिस्कवर हुआ, लेकिन 2010 में इस ग्राफीन की डिस्कवरी को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। ठीक है, तो ये ग्राफीन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है और ये मटेरियल अभी बहुत जगह यूज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफीन मटेरियल में कार्बन की अरेंजमेंट कैसी है और कितने लेयर से ये ग्राफीन मटेरियल बना है, अगर ये पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी यूजफुल इन कार्बन मटेरियल्स। इट इज यूज टू डिटेक्ट द डायमंड क्वालिटी, इट इज यूज टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन कार्बन मटेरियल, इट इज यूज टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ लेयर्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन. Okay, now last application of this Raman spectroscopy is in the field of life sciences, मतलब बायोलॉजी. ठीक है, सो सबसे पहला एप्लीकेशन है बायोलॉजी, एनालिसिस ऑफ बायोकम्पैटिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. अब बायोकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या, अब हमारी बॉडी जो है बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है. ठीक है, हमारी बॉडी जो है बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है. बायोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. ठीक है, एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड. ये सारी चीजों से हमारी बॉडी बनी हुई है. अगर मान लो कभी कभी हमें बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, हमारा हड्डी टूट गई, अभी जोड़ना है तो क्या होता है कि अगर हड्डी ज्यादा टूट गई, अगर जोड़ना है तो रॉड डालते हैं. ठीक है, अभी रॉड तो हो गया एक्सटर्नल मटेरियल. ठीक है, अब वो रॉड किस मटेरियल का बना, अगर मान लो कि अगर सिंपल आयरन रॉड डाल दिया तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो रस्ट कर देंगे ना, अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और हमारा ऑर्गन क्या है वो खराब हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन. ठीक है, तो
ऐसे मटेरियल जो बायोकम्पैटिबल है, मतलब जब तुम्हारी हड्डी टूटती है तो एक रॉड बना हुआ डालते हैं, वो रॉड का शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई रस्ट नहीं या फिर वो शरीर को डैमेज नहीं करता है, वो बराबर समय के साथ उस हड्डी को जोड़ता है और बाद में जुड़ने के बाद ऑपरेशन से उस रॉड को निकाल देते हैं। तो वो रॉड क्या है, वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल है, मतलब तुम्हारे शरीर में जो बायोमोलिक्यूल्स है, तुम्हारे शरीर में जो फ्लूइड्स है, तुम्हारे शरीर में जो केमिकल्स है, उसके साथ वो एडजस्ट हो रहा है। तो ऐसे मटेरियल जो अपने बॉडी में अपने बायोमोलिक्यूल के साथ एडजस्ट होते हैं, दैट आर नोन एज बायोकम्पैटिबल मटेरियल। तो ऐसे बायोकम्पैटिबल अगर कोई मटेरियल बायोकम्पैटिबल है या नहीं, ये अगर पता करना है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। वेदर दिस मटेरियल इज बायोकम्पैटिबल और नॉट, मीन्स दिस मटेरियल इज कंपैटिबल विद अवर बॉडी ऑर्गन और नॉट, इट इज डिटेक्टेड बाय द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। सेकेंड इज द एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए। ठीक है। डीएनए आरएनए भी कैसे बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है। तो ये डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल से बने हैं, वो किस किस मॉलिक्यूल से बने हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट क्या है, उसका एनालिसिस करने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है, एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। साथ साथ में एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। देखो सेल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, तो ये सेल के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने का काम भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में से होता है। ठीक है। हमारी बॉडी सेल से बनी है। ठीक है। सेल से फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है। इस तरीके से हमने पढ़ा था बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर तुमने 12th तक पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें। तो एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सेल का एनालिसिस करना है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। सेकेंड, एनालिजिंग द फीचर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अभी बताया बायोमोलिक्यूल्स क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है। साथ साथ में न्यूक्लिक एसिड, इन सब का चीजें भी बॉडी के अंदर एनालिसिस करना है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड इंबैलेंस हो गया, अगर हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स की कमी हो गई, तो वो भी अगर एनालिसिस करना है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। ये जो सेकेंड पिक्चर दिख रहा है डीएनए का पिक्चर है। ठीक है। ये वैटसन क्रिक मॉडल तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा 12th वगैरह में। ठीक है। तो ये डीएनए के भी एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। और लास्ट इज द स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर। बोन किससे बनी है, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, बोन का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है। ये सब स्टडी भी हम लाइफ साइंस फील्ड में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके कर सकते हैं। तो फाइव मेन एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर देयर। उसमें है फंडामेंटल एप्लीकेशन। ठीक है। उसमें कार्बन मटेरियल्स में एप्लीकेशन, जियोलॉजी फील्ड में एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेस में एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये 5 मेन एप्लीकेशंस है। ठीक है। फंडामेंटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जियोलॉजी, कार्बन मटेरियल्स और लाइफ साइंसेस। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन तुम्हें याद रखना है। ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टार्टिंग में जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आती है। ठीक है। इसके पहले एक्सरे पढ़ा, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आती है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आती है। और एक नाम बताया था मैंने उस वक्त, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आती है। तो अभी रमन और आईआर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सब अगर किसी ने पूछा कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो आईआर का नाम ही इंफ्रारेड है। ठीक है। अगर इंफ्रारेड रेज यूज कर रहे हैं हम, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं, तो और वो इंफ्रारेड रेडिएशंस का मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो देन वी विल गेट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रमन में क्या होता है, रमन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं, लेकिन रमन में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज नहीं करते हैं। रमन में क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ होती है 200 से 400 नैनोमीटर और विजिबल की 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये वाली रेंज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने उस दिन बताया था, तो लेफ्ट से शुरू होता है। ठीक है। एक्सरे से शुरू होता है, एक्सरे के बाद क्या होता है, यूवी, यूवी के बाद विजिबल। तो यूवी और विजिबल के जो रेडिएशंस है वो हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। यूवी विजिबल के बाद क्या होता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के रेडिएशन, इंफ्रारेड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। अगर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन यूवी और विजिबल रेडिएशन से हो रहा है, अगर वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है तो रमन इफेक्ट देगा।
ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन इंफ्रारेड रेडिएशन से हो रहा है तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। ठीक है, सो वील स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन और आईआर का डिफरेंस देखेंगे। आईआर मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट अपियर्स ड्यू टू स्कैटरिंग, ये तो हमने पढ़ा था। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके कारण होते हैं, स्कैटरिंग के कारण होता है। उसमें हमने देखा था इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, उसमें हमने देखा था कि इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो रैले लाइन मिलेगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन मिलेगी। ठीक है, सो रमन स्कैटरिंग इज रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इट अपियर्स ड्यू टू स्कैटरिंग एंड IR इज अपियर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें अगर मैंने IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन उस मॉलिक्यूल पे फॉल किया या उस मॉलिक्यूल पे इंफ्रारेड रेडिएशन डाला तो वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा। सो IR इज द फेनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, रमन इज द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन मतलब सारे के सारे रेडिएशन अपने अंदर ले लेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। रमन स्कैटरिंग मतलब कोलाइड होके बाहर निकल जाएगा, दैट इज स्कैटरिंग। सो रमन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, IR इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल। अभी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। ठीक है, जो मेन पैरामीटर है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। अभी पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने एटम पकड़ा तो एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होगा कि आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होगा, तो न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जाएगा। तो एटम में बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन फॉर्म करते हैं क्लाउड, दैट इज नेगेटिव क्लाउड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। अब पोलराइजेबिलिटी किसको बोलेंगे, अगर उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, न्यूक्लियस है पॉजिटिव तो नेगेटिव की शिफ्ट होगा। ठीक है, तो दिस और जो शिफ्टिंग होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ये देखो डायग्राम देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये एटम है, ये एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेफ्ट साइड में चले गया पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये राइट साइड में चले गया नेगेटिव की तरफ। तो ये सेपरेट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हुए, ये चार्ज डेवलप कर रहे हैं पॉजिटिव और ये चार्ज डेवलप कर रहे हैं नेगेटिव। ये एटम है समझ लो। ठीक है, पॉजिटिव इधर गया, नेगेटिव इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डायपोल बन गया इसका। ठीक है, डायपोल, तो ये है डायपोल मोमेंट म्यू आई और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी मींस डायपोल मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अल्फा को, अगर ई को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो म्यू आई अपॉन ई इज इक्वल टू पोलराइजेबिलिटी। सो पोलराइजेबिलिटी इज मॉलिक्यूल इज डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा डायपोल मोमेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो तो हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों मिलती है, क्योंकि अल्फा चेंज होता है, अल्फा मतलब पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है मॉलिक्यूल की। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया म्यू आई अपॉन ई इज अल्फा मींस पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी मतलब जैसे एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो गए, नेगेटिव क्लाउड जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होती है। लेकिन आईआर में क्या चेंज होता है, डायपोल मोमेंट चेंज होता है। अभी डायपोल मोमेंट किसको बोलेंगे, ये देखो, ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर एक कंपाउंड है HCl, H में पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें क्या होता है, डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये देखो, Q पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, वो सेपरेटेड है डिस्टेंस r। तो डायपोल मोमेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज Q into the distance between two opposite charges r, that is called dipole moment, that is separated charge is q, r is distance between the charges positive and negative charge, that is dipole moment। अगर ये डायपोल मोमेंट चेंज हो गया, डायपोल मोमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल को है तो वो क्या देगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है तो क्या मिलेगा हमको, IR स्पेक्ट्रम मिलेगा,
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायपोल मोमेंट चेंज होता है। डायपोल मतलब टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस एंड द प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज नथिंग बट द डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो आईआर में डायपोल मोमेंट चेंज होता है, रमन में पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। ठीक है, तो रमन इज सेंसिटिव टू होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से तुम ये भी पता कर सकते हो कि दो सिमिलर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ये भी पता कर सकते हो। रमन इज सेंसिटिव, होमोन्यूक्लियर मतलब दो सेम एटम के बीच वाला बॉन्ड। ठीक है, जैसे यह कार्बन कार्बन है, ये दोनों सेम एटम है, दे आर कॉल्ड होमोन्यूक्लियर, और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर बॉन्ड। यहां भी दोनों सेम एटम है, उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों सेम एटम होने से उसको क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर बॉन्ड्स। ठीक है, होमो मतलब सेम एटम्स, अगर डिफरेंट एटम है तो उसको हेटेरो बोलेंगे, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड्स है तो होमोन्यूक्लियर बॉन्ड। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये होमोन्यूक्लियर बॉन्ड्स को भी पता करने के काम में आता है। ठीक है, रमन इज सेंसिटिव टू होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं उसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड होंगे उसको हेटेरोन्यूक्लियर। तो आईआर क्या करता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज सेंसिटिव टू हेटेरोन्यूक्लियर फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड्स। हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स मतलब दो अलग अलग एटम्स के बीच में, दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में, दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड। तो आईआर इज सेंसिटिव टू हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स, रमन इज सेंसिटिव टू होमोन्यूक्लियर बॉन्ड्स, राइट। ओके, सो मॉलिक्यूलर, ये लास्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स नीड नॉट टू हैव परमानेंट डायपोल, डायपोल मोमेंट रहने की जरूरत नहीं है रमन को अगर डिटेक्ट करना है तो। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर किसी मॉलिक्यूल की आती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करना है तो उसको परमानेंट डायपोल मोमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आईआर के लिए डायपोल मोमेंट चाहिए। पहले मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि रमन के लिए चाहिए पोलराइजेबिलिटी चेंज, आईआर के लिए चाहिए डायपोल मोमेंट चेंज। सो मॉलिक्यूल शुड हैव डायपोल मोमेंट। आईआर मतलब आईआर अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी मॉलिक्यूल की चाहिए, अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर किसी मॉलिक्यूल को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करना है तो वो मॉलिक्यूल शुड पजेस्ट डायपोल मोमेंट। बट रमन स्टडी करना है तो डायपोल मोमेंट की जरूरत नहीं है, अगर उसको पोलराइजेबिलिटी होगी तो रमन स्टडी कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैटरिंग के कारण, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन के कारण। रमन में पोलराइजेबिलिटी चेंज होगा, आईआर में डायपोल मोमेंट चेंज होगा। रमन सेंसिटिव है होमोन्यूक्लियर बॉन्ड्स को, आईआर सेंसिटिव है हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड को, अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड्स, होमो मतलब सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स को डायपोल मोमेंट की जरूरत नहीं है रमन के लिए, लेकिन आईआर के लिए मॉलिक्यूल्स को डायपोल मोमेंट की जरूरत है। दिस इज द मेन difference between Raman and IR.